नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत झांसी से आ रही खबर के साथ। वहां पर चलती कार में भीषण आग लगने की खबर है। कार सवार 4 लोगों ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। कार सवार रक्सा थाना इलाके के डोमागोर से झांसी जा रहे थे। डेली गांव के पास कार में भीषण आग लग गई। कार सवार काजल राय, पलक राय और शिवम राय की जान बची है। दमकल के सहारे आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। देखिए आप चलती कार में कैसे भीषण आग लगी। झांसी की तस्वीरें। कार सवार की जान बची है। 4 लोगों ने कूदकर इस कार से किसी तरीके से अपनी जान बचाई। पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। डेली गांव के पास कार में आग लगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। धू धू करके जलती हुई कार की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। तो चलती कार में भीषण आग लगी। कार सवार 4 लोगों ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। चलती हुई कार में भीषण आग लगी। झांसी की तस्वीरें। धू धू करके जलती हुई कार को आप देख सकते हैं। बीच सड़क पर जलती हुई कार और जो कार सवार 4 लोग थे कूदे इस कार से जब कार में आग लगी और बमुश्किल किसी तरीके से अपनी जान बचाई। झांसी की ये तस्वीरें। इधर हरदोई में गैस सिलेंडर में लीकेज से भीषण आग लगने की खबर है। चाय की दुकान पर सिलेंडर लीकेज से आग लगने की खबर है। मौके पर बहुत देर तक अफरा तफरी मची रही। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पास के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भी आग फैल गई। सांडी कस्बे के SBI ब्रांच के पास की घटना है। ये देखिए आप, गैस सिलेंडर के लीकेज से भयंकर आग लगी। मौके पर बहुत देर तक अफरा तफरी फैली रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों की मदद के बगैर इस आग पर काबू पाया जाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत देर तक अफरा तफरी मची रही और आग लगने का कारण गैस सिलेंडर का लीकेज था। लीकेज से भीषण आग लगी। अब ता पानी डाल ले, अब ता सिलेंडर बुद्धि को आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर रुड़की से आ रही है। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बेकाबू होकर बस खाई में जा गिरी है। हादसे में बस सवार कई यात्री जख्मी बताए जाते हैं। इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार को बचाने के चक्कर में बेकाबू हुए यात्रियों से बस भरी हुई थी। यात्रियों को लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर जा रही थी ये बस। ये सिविल लाइन कोतवाली थाना इलाके का मामला है। खाई में बस गिरी, कई यात्री घायल हैं। रुड़की की तस्वीरें हैं। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी बस। कई यात्री जख्मी इस हादसे में। इधर एक कार मेरठ बागपत हाईवे पर हिंडन पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में दंपति समेत कुल 4 लोग घायल बताए जाते हैं। कार में सवार सभी लोग खेकड़ा के रहने वाले। चारों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बालैनी थाना इलाके के हिंडन नदी पुल पर यह हादसा पेश आया। दंपति के साथ साथ कुल 4 लोग इस हादसे में घायल। हिंडन नदी पुल से कार गुजर रही थी जब पुल से नीचे जा गिरी। जो 4 लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर लखनऊ में चोरों ने एक मंदिर को अपना निशाना बनाया है। थाना सरोजनी नगर इलाके के हिंद नगर में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने हेमंतनाथ मंदिर और उसके परिसर में ही बने शनि मंदिर के दान पत्र का ताला तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की सारी करतूत CCTV में कैद हो गई। देखिए आप, ये CCTV फुटेज है। इसमें चोर नकदी पर हाथ साफ करते हुए जो मंदिर की नकदी थी, जो दान पात्र में रखी हुई थी, उसको पूरा उड़ा लिया चोरों ने यहां पर लखनऊ में। इधर अमरोहा में एक शख्स का तमंचा लिए हुए वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि किसी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद युवक तमंचा लेकर निकल आया। वहीं परिवार की महिलाओं ने बड़ी मुश्किल से तमंचा पकड़े युवक को रोका है। हालांकि वीडियो बहुत दिन पुराना बताया जा रहा है। कुछ दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। तमंचा ले हुए इस शख्स का वीडियो वायरल है।
किसी बात पर मामूली सी मारपीट हुई थी। उसके बाद देखिए आप, तमंचा लेकर शख्स बाहर निकल आया, महिलाओं ने रोका इसको। इधर हमीरपुर में एक तरफा प्यार में पागल युवक ने चाकू से अपने ही शरीर पर कई गंभीर वार किए। यह मामला कुरारा थाना इलाके के कंडोर गांव का है। युवक का नाम विजय बताया जा रहा है। उसने अपने गले और कलाई पर चाकू से कई जख्म किए। इसकी सूचना गांव के लोगों ने पुलिस को दी और उसके बाद उसे कुरारा सीएचसी लाया गया और वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सनकी युवक का यह खूनी इश्क का खेल। इधर ग्रेटर नोएडा के दनकौर में आवारा सांड का आतंक दिखाई दिया। बुजुर्ग को आवारा सांड ने कई फीट ऊंचाई से पटक दिया। सीसीटीवी में सांड का यह आतंक कैद हो गया। दनकौर थाना इलाके का यह सारा मामला है। बुजुर्ग की हालत देख लीजिए आप। सांड के आतंक से त्रस्त पीड़ित इस बुजुर्ग की हालत, अस्पताल में भर्ती। कई फीट ऊंचाई से पटक दिया सांड ने उठाकर इस बुजुर्ग को, दनकौर थाना इलाके में। सांड का आतंक ग्रेटर नोएडा के दनकौर में, आवारा सांड का आतंक। आप देखिए कई फीट ऊंचाई से इस बुजुर्ग को उठाकर पटका। हालत इसकी नाजुक, खराब, अस्पताल में भर्ती। और ये सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। धारी देवी से खांखरा तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हाईवे पर रेंग रेंग कर वाहन चलते हुए दिखाई दिए। सिरोपगढ़ में हाईवे सकरा होने से परेशानी हो रही है। जाम खुलवाने के लिए कोई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं है। हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी हुई। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें इसी रास्ते से गुजरना होता है। ये देखिए आप तस्वीरें जाम की। बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम, 5 किलोमीटर तक ये जाम लगा हुआ है और कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं था जाम खुलवाने के लिए। इधर लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंप पर 2000 के नोट लेने से इनकार कर दिया गया। पेट्रोल पंप संचालकों ने नोट लेने से इनकार कर दिया। जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप मालिकों को इस बाबत सख्त हिदायत दी। अगर 2000 का नोट लेने से मना किया तो सख्त कार्रवाई होगी। ये जिला प्रशासन की हिदायत है इन पेट्रोल पंप संचालकों को। 2000 रुपए के नोट लेने से इनकार किया गया। मुझे आज सूचना मिली है कि कुछ पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा 2000 की नोट उपभोक्ताओं से लेने के लिए मना किया जा रहा है। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। समस्त पेट्रोल पंप संचालकों एवं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल तथा आईओसीएल कंपनी के सेल्स अफसरों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी पंप संचालक किसी भी उपभोक्ता को 2000 रुपया की नोट लेने से मना नहीं करेगा तथा उसको वह नोट ले करके पेट्रोल या डीजल या पेट्रोलियम पदार्थ उसको प्रदान करेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनने के बाद एसपी सिंह बघेल पहली बार आगरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के राज में मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। साथ साथ उन्होंने आगरा में प्रस्तावित एसएन मेडिकल कॉलेज को मिनी एम्स में बदलने पर गंभीरता से काम करने की बात भी कही। 24 से पहले समय कम है और अपेक्षाएं आप लोगों आपसे बहुत ज्यादा। मेरा लॉ एंड जस्टिस अप्रत्यक्ष विभाग था, जो जिसके पहले मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता रहे हों, तो सोचिए वो कितना इम्पोर्टेंट विभाग था। लेकिन मैं एक फील्ड वर्कर हूँ, विजिट बहुत करता हूँ, जनता का आदमी हूँ। तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोच करके, अच्छा ही सोच करके ये जो जिम्मेदारी दी है, तो हम उनकी बड़े मंत्री जी, हम हमारा विभाग चिकित्सा शिक्षा के सभी शिक्षक, मैं तो पैरामेडिकल स्टाफ वार्ड वाइज तक के उसका अनुभव का लाभ लेते हुए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं करेंगे, क्योंकि इंसान के जीवन से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ हो नहीं सकती है। ये इंसान का जन्म लेना ही सौभाग्य की बात है और उसकी सेवा करना परम सौभाग्य। मैं भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की वजह से ये सब होता है, लेकिन
600-700 करोड़ रुपए मोदी जी के कार्यकाल में सन मेडिकल कॉलेज में के उच्चीकरण के लिए, उसके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन के दिया। आप देख रहे हो सब बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं। एक पूरा नक्शा, एक इंटीग्रेटेड नक्शा बन रहा है, उस पर काम हो रहा है। अब मैं चूँकि इसी शहर का हूँ तो गति भी आएगी, अगली किस्तें भी जल्दी आएंगी, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आएंगी। और मोदी जी तो जितना भाजपा शासित राज्यों के प्रति चिंता करते हैं उतना गैर भाजपा शासित राज्य के लिए करते हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और चिकित्सा उनकी टॉप प्रायोरिटी में से एक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना काल में उनकी प्रतिदिन की मॉनिटरिंग ने, जो वैक्सीन 8 से 12 साल में बनती थी, उनके नेतृत्व में 8 साल में बन गई। उसका पहली वैक्सीन उन्होंने वही लगवाई जो एम्स के स्वीपर ने लगवाई थी। कि जब उनको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो तमाम जो कहा जाए चिकित्सीय अंत्योदय की शुरुआत वो करेंगे। और आगरा में जो मिनी एम्स का जो प्रोजेक्ट इस समय पेंडिंग है उसमें ज़रूर तेज़ी आएगी। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। इधर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बस्ती में कई कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। ब्रजभूषण शरण सिंह बभनान कस्बे में प्रमोद सिंह के घर गए। कार्यकर्ताओं से भाजपा सांसद ने अयोध्या में होने वाली जन चेतना रैली में शामिल होने के लिए आह्वान किया। और वहीं बस्ती में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद का भव्य स्वागत भी किया। तस्वीरें उस वक्त की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया है, लोकसभा चुनाव में कोई मोर्चा काम नहीं आएगा, 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, ये ब्रजेश पाठक का बयान है। वो कहते हैं कि भाजपा अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में लेकर जाएगी। विपक्षी दलों की एकता पहले भी हुई है, हम लोगों ने तब भी जीत दर्ज की है, लिहाजा फिर से भी अगर विपक्ष एक होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ बातचीत की मौजूद है। सर, अगर बात करें तो कल कर्नाटका में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, सभी दल पहुंचे जिनको कांग्रेस ने आमंत्रित किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पर नहीं पहुंची। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? ये सवाल तो समाजवादी पार्टी से होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में तन्मयता के साथ कार्यकर्ताओं को लेकर शुचिता के साथ लगी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और सबका भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है और जब भी चुनाव होता है भारतीय पार्टी और मजबूती के साथ उभरती है। सर, कांग्रेस पार्टी लगातार विपक्षी एकता की बात करे। यूपी से अगर बात करें तो सपा और रालोद को दोनों का आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन रालोद पहुंची, सपा नहीं पहुंची। इस प्रकार की बयानबाजी लंबे अरसे से होती है। T9 से मैं भी देख रहा हूँ, राष्ट्रीय मोर्चा दिन ये मोर्चा दिन वो मोर्चा, इसका कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिनों दिन मजबूत हो रही है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे हम पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। 7 सीटों का अपना लक्ष्य रखा है। अखिलेश यादव भी लगातार गठबंधन की बात कह रहे हैं, लेकिन वो क्षेत्रीय दलों के साथ कह रहे हैं। 2014 में जो रिजल्ट था, हमने 73 से अधिक सीटें जीतेंगी, इस बार हम 75 से अधिक सीटें जीतेंगे और प्रचंड बहुमत की सरकार तीसरी बार बनेगी। एक सवाल और है, 30 मई से लेकर 30 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं। बीजेपी बड़ा कार्यक्रम करने वाली, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित करेगी। हम घर घर जाएंगे आदरणीय मोदी जी की नीतियों को लेकर के और जो हमारे इन 9 वर्षों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनको बताएंगे और जनता को सीधे जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से और प्रगाढ़ता के साथ संबंध स्थापित करने के लिए काम करेंगे। सर, निकाय चुनाव के नतीजे से आप लोग उत्साहित हैं? लग रहा है कि 2024 में जो आपने टारगेट रखे उसे अचीव कर लेंगे? हाँ, ये तो आप लोगों का भी यही कहना है और प्रदेश की जनता भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई अन्य दल हो, वो बीजेपी के मुकाबले कभी नहीं है और 2024 के लिए जो लक्ष्य रखा गया उसे अर्जित किया जाएगा। मैं सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने भी बयान दिया है। वो कह रहे हैं नगर पंचायत के हर वार्ड में कांग्रेस का झंडा है, कांग्रेस पार्टी अपना संगठन दुरुस्त करेगी, जहां परिवर्तन संभव होगा वहां परिवर्तन करेंगे और भाजपा के लोग डरे हुए हैं। बयानात हैं बृजलाल खाबरी के। बड़ी बैठक बुलाई है आपने निकाय चुनाव को लेकर, तमाम जगह जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं मिले, उसको लेकर समीक्षा भी की जाएगी, 2024 की तैयारी भी है। कौन कौन लोग आ रहे हैं इस बैठक में, क्या मुद्दे रहेंगे? और नहीं, देखिए, अपेक्षित परिणाम रहे या नहीं रहे, लेकिन इस चुनाव ने सत्ताधारी दल की चूल्हे हिला दी। वो क्यों? क्योंकि जिस नगर पंचायत में 12-15 वार्ड हैं, हर एक वार्ड में हर एक के कांग्रेस का सिपाही तिरंगा झंडा लेकर के, कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप झंडे को लेकर के वार्ड बाई वार्ड घूमे हैं। लोगों में
ये चेतना आई है इस निकाय चुनाव के बाद, तो उस चेतना का परिणाम ये निकला है कि हम रिजल्ट भले ही हमारे पक्ष में नहीं हो, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस 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 कहने के लिए लोग निकल पड़े। और यही सबसे बड़ी परेशानी आज की वर्तमान सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया। ब्रजलाल खाबड़ी जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कांग्रेस के प्रदर्शन से, हालांकि परिणाम अपेक्षित हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया है कि सभी दलों को उसकी चिंता सताने लगी है कि अब आगे चुनाव में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कैमरा से उनके साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी बंगाल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ट्वीट कर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। और आपको बताएं कि नई संसद भवन एक त्रिकोणीय आकार की 4 मंजिला इमारत है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। ये ट्वीट है राहुल गांधी का। आधुनिक भारत की नई संसद के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री इसका निरीक्षण करने गए थे। 888 लोकसभा सांसद यहां पर बैठ सकते हैं। 300 राज्यसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। एक समय में 1280 सांसद इस नए निर्मित भवन में बैठ सकेंगे। 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 862 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। संसद भवन पर अशोक स्तंभ भी है। ये हम आपको बता रहे हैं इसकी विशेषताएं। और इसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री 28 मई को। इसी पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री को। त्रिकोणीय आकार की 4 मंजिला इमारत के रूप में यह बना है। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है। बहरहाल आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी ने संसद के नए भवन का कुछ दिनों पहले निरीक्षण किया। और आपको बताएं कि 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। इसके बाद इसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550, जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888, जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा चैम्बर में ही आयोजित होगा। और इसी खबर के साथ न्यूज़ एट 4 में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।